दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान का सफ़र में। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में साइंस कितने मायने रखता है और साइंस से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। तो अब हम लोग विस्तार से बायोलॉजी अध्ययन करने वाले हैं और जिसका हर टॉपिक हम लोग डिटेल से हल करेंगे। तो आइए, आज हम लोग साइंस का पहला पार्ट सेल्स यानी कोशिका को अध्ययन करने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हर एग्ज़ाम में सेल्स पार्ट से 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो जो भी इस पार्ट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा उसको हम लोग आज कवर करेंगे और 2 या 3 पार्ट में सेल्स को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। इसके बाद ये पार्ट ख़त्म होने के बाद हम लोग एक टेस्ट लगाएंगे जिससे पता चलेगा कि हम लोग कितना हल किए, कितना हम लोग को ज्ञान हुआ। और आशा करते हैं कि ये पूरे पार्ट देखने के बाद कोशिका से आपका किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि सेल्स यानी कोशिका, कोशिका जो होती है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। एक चीज़ आप लोग हमेशा गौर कीजिएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, न कि अंग है। तो अंग और इकाई में क्या फ़र्क है ये पहले समझ लीजिए। देखिए, इकाई वो कहलाता है कि जो एक कार्य को पूरी तरह से कर लेता है। तो कोशिका एक इकाई है क्योंकि कोशिका के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं। जैसे कि आपको बता दें, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक सेल है। सेल के अंदर भी छोटे छोटे अंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, बहुत सारे अंग होते हैं, केंद्रक हो गया। तो इन सभी को हम लोग अंग कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं? अंग। यानी हम लोग बायोलॉजी के दृष्टिकोण से कहें तो इसको हम लोग कहते हैं कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग, यानी कोशिका का अंग कहते हैं इसको। तो इसके अंदर भी तो अंग है। तो शरीर की सबसे छोटी अंग कोशिका नहीं होगा, शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होगा। इतना तो पता है। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सी से सेल और सी से साइटोलॉजी। तो ये एग्जाम में कितने बार पूछा है, इसलिए इसको ये ध्यान में दीजिएगा कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, ये है हमारा कोशिका। एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है जंतु कोशिका है और हमारा जो पादप कोशिका होता है वो चौकोर होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके होता है। तो ये हमारा जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। तो जंतु कोशिका ये बाहर का ये कोशिका है। इसके अंदर देखिए बहुत सारे अंग हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या है? तो ये देखिए, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके बाद ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है। और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। सेल मेम्ब्रेन है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये कोशिका झिल्ली हमारे कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बहुत सारे अंग हैं और हम लोग हर कोशिकांग को यानी इसके हर अंग को डिटेल से पढ़ेंगे। और डिटेल से पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं कि कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए हमसे छूटता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि 2-3 पार्ट में हम लोग सेल्स को कवर कर लेंगे और कवर करने के बाद एक टेस्ट लगाएंगे और उसमें 50 नंबर का जो टेस्ट होगा उसमें हम लोग 55, 45 या 47 तो कर ही करेंगे, 100% करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। और हाँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछता है।
तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था, ये आपको याद रखना है। तो याद रखने का तरीका देखिए, यहाँ पे रॉबर्ट हुक हो गया, हॉक हो गया, ब्राउन हो गया, स्लाइडेन स्वान हो गया, बहुत सारे नाम हैं जिसको हम लोग बार बार याद करते हैं, भूल जाते हैं। तो आज मैं आप लोग को वैसा तरीका बताऊंगा कि कभी आप लोग भूलने वाले नहीं हैं। चलिए देखिए, इसकी खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। अब हुक क्या है, जब भी हमारे शरीर में कोई चीज़ चुभ जाता है, जैसे पैर में कांटा चुभ जाता है, तो इसको किससे निकाला जाता है, किससे निकाला जाता है, किसी नुकीले चीज़ से निकाला जाता है। तो उसी नुकीले चीज़ को हम लोग हुक कहते हैं। क्या कहते हैं, हुक। तो शरीर में सबसे छोटी इकाई जो है हमारा कोशिका है, तो कोशिका को किससे निकाला गया, हुक से निकाला गया। छोटा चीज़ है ना, इसलिए इसको हुक से निकाला गया। तो इससे याद रखिएगा, इसको किसने निकाला था, तो हुक से निकाला था रॉबर्ट हुक ने। किसने निकाला था, रॉबर्ट हुक ने, ये आपको याद रखना है। और सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने खोज किया था मृत कोशिका की। किसके, मृत कोशिका की। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। आप लोग इसको याद रखिएगा, हॉक, यानी एक हो गया हुक और एक हो गया हॉक, ये तो याद ही रहेगा। तो हुक सबसे छोटी कोशिका, जो सब हमारी छोटी है, उसकी खोजी कोशिका की अंग शरीर में से निकाला था हुक द्वारा। और जीवित कोशिका की खोज किया था हॉक ने, लीवेनहॉक ने। और सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी मृत कोशिका की 65 में, और ये 74 में। ये तो पूछता नहीं उतना, लेकिन ये पूछता है। अब देखिए, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछता है एग्जाम में, और इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। कोशिका के अंदर केंद्रिका की खोज किसने की थी, ये पूछता है। तो हमने आपको दिखाया केंद्रिका कहाँ होता है, ये देखिए, ये है हमारा केंद्रिका। इसको किसने खोजा था, तो देखिए, इसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि जैसे हम लोग आम लेते हैं, एक आम तो सब लोग को पता है, आम का सीज़न भी चल रहा है। तो ये आम है, आम के अंदर होता है इठली। आम के अंदर क्या होता है, इठली। इठली किस कलर का होता है, इठली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरा होता है, कैसा होता है, ब्राउन होता है। तो एक चीज़ से याद आया कि ये हमारा हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर मान लीजिए इठली जो आम के अंदर होता है ब्राउन होता है, तो इसके अंदर भी होता है केंद्रिका। इसकी खोज किया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। तीन चीज़ याद, कोशिका की खोज हुक ने किया, जीवित कोशिका हॉक ने किया, और केंद्रिका की खोज जो कहाँ होता है, कोशिका के अंदर। तो जो ही कोशिका के अंदर आएगा क्वेश्चन, तो हम लोग को याद आ जाएगा आम के अंदर इठली ब्राउन कलर का, तो इसकी खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। अब देखिए, अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। अब कोशिका का सिद्धांत क्या होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। कोशिका का सिद्धांत होता क्या है, तो देखिए, पहले कोशिका, इन कोशिका को मिला करके क्या बनता है, इन कोशिकाओं से मिल करके क्या बनता है, उत्तक बनता है। इससे क्या बनता है, उत्तक। इस उत्तक से मिला करके क्या बनता है, हमारा अंग। और इस अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से हमारा बनता है शरीर। अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर। तो यही हमारा है कोशिका का सिद्धांत। पहले कोशिका, कोशिका एक जैसा कोशिका मिलकर के, एक जैसा कोशिका मिलकर के एक उत्तक का निर्माण करते हैं। और ये उत्तक मिलकर के, एक जैसा उत्तक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। और ये अंग मिला करके अलग अलग हमारे अंग हैं, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, सर हो गया, बहुत सारे अंग हैं। इसको मिला करके अंग तंत्र बनता है, और इसी अंग तंत्र को हम लोग शरीर कहते हैं। तो ये क्लियर है। तो इसका सिद्धांत किसने बताया कि ऐसे ऐसे बनता है, तो इसको बताया था हमारे स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। किसने बताया, स्लाइडेन एवं स्वान ने बताया। तो ज़्यादातर कोशिका से बनने वाले प्रश्न को हम लोग कवर कर रहे हैं, और कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे और सब क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका नहीं,
सबसे छोटी कोशिका कौन सा होता है? माइक्रोप्लाज्मा। इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी छोटी से छोटी वस्तु देखने के लिए जो हमें दिखाई नहीं देता है, किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई वस्तु माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देता है तो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो यही माइक्रोप्लाज्मा हो गया, सबसे छोटी कोशिका। किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। तो इस माइक्रो से हमें याद आता है क्या? माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका है। अब देखिए, इसके बाद क्या आता है? हमारा सबसे बड़ी कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडा। किसकी? शुतुरमुर्ग की अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और अगला अब हमारा प्रश्न है, पूछता है जैसे कि मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र या ब्रेन। क्या? ब्रेन। या उसी को कहते हैं हम लोग न्यूरॉन। क्या कहते हैं? न्यूरॉन या तंत्रिका तंत्र। ये तो ठीक समझ में आया। तो सबसे लंबी होती है, सबसे छोटी, केवल सबसे छोटी मानव शरीर की नहीं, माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग की अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है न्यूरॉन या ब्रेन या तंत्रिका तंत्र। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे तेजी से विभाजन किस कोशिका में होती है? तो देखिए, ये मान लीजिए मानव अंग है, ये मानव का शरीर है। यहाँ हमारा होता है चेस्ट, और चेस्ट के नीचे यहाँ ही दायां साइड में, किस साइड में? दाहिने साइड में एक ऐसे आकृति होता है, ऐसे। यही हमारा है लीवर। ये क्या है? लीवर। लीवर यानी यकृत है। क्या है ये? यकृत है। तो इस यकृत में कोशिका का विभाजन बहुत ही तेजी से होता है। कोशिका विभाजन मतलब क्या हुआ? चलिए उसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए इस अंग में कहीं चोट लग गया या इसके कोशिका मरने लगे, तो ये जल्दी 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 इसका विकास होने लगता है और ये क्षतिपूर्ति तुरंत ही क्लियर हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा कोशिका का विभाजन होता है कहाँ पे? लीवर में। ये याद रखिएगा, शरीर के सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत में। और सबसे मतलब कोशिका विभाजन नहीं होता है तो वो होता है कहाँ? तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन में। इसमें एक पार्ट है, उसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, जिसमें कोशिका विभाजन बहुत ही थोड़ी मात्रा में होती है। तो ये होगा क्या? यकृत, जिसमें कोशिका का विभाजन बहुत ही तेजी से होता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी तो आपके दिमाग में ये सब सेट हो गया, आपको लग नहीं रहा है, लेकिन 100% ये सब सेट हो गया। अब ऐसा नहीं करना है कि आगे फिर देखेंगे वीडियो, फिर याद करेंगे, याद होगा, एक बार में इसको कवर करेंगे। कोशिका की खोज किसने किया था? हुक ने। जीवित कोशिका लीवेनहॉक ने। केंद्रिका, आम के अंदर इटली, इटली होता है ब्राउन, ब्राउन ने। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर अंगतंत्र, शरीर, स्लाइडेन स्वान ने। सबसे छोटी कोशिका किससे देखा जाता है? छोटी से छोटी वस्तु को माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, जिसमें तेजी से सबसे लंबी कोशिका है, वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, ब्रेन या न्यूरॉन। मानव शरीर में सबसे तेजी से किस कोशिका में विभाजन होता है? मानव शरीर के यकृत में। इसलिए यकृत में कहीं चाकू वाकू लग जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जल्दी ही रिकवर आदमी हो जाता है। लेकिन कभी अगर हम लोग गिरते हैं, सर में चोट लग जाता है, तो सर में चोट लगने के कारण आदमी की मृत्यु तक हो जाती है और उसमें जल्दी से रिकवरी नहीं होता है। तो अब चलिए यहाँ तक तो क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका के अंग। किस चीज़ की? कोशिका के अंग। देखिए, हम आपको कोशिका के अंग पढ़ाने से पहले एक चीज़ की जानकारी दे देते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग इस फिगर को देखते हैं। देखिए, इस फिगर में क्या है कि ये मान लीजिए कि ये बैग है। ये क्या है? बैग है, एक थैला है। इस थैला के अंदर बहुत सारे
चीज़ें रखे हो गए, जैसे ये लोटा हो गया, ये थाली हो गया, ये चम्मच हो गया, ये कुछ और हो गया, ये मतलब बहुत प्रकार के वस्तु रखे हुए हैं। अब जब हम इस वस्तु को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और चलेंगे तो ये आपस में क्या होगा, लड़ेगा। आपस में लड़ेगा तो ये सब क्या होगा, फूट जाएगा। तो फूट करके लाइसोसोम आपको पता है कि बहुत ही खतरनाक होता है लाइसोसोम, ये कहीं टक्कर करके फूट गया तो सबको राम नाम सत्य कर देगा। तो इसलिए इसको बचाने के लिए कि कोई टक्कर ना करे, इसके अंदर एक भरा जाता है लिक्विड, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान से एकदम गौर से सुनिएगा, इसी से आगे आने वाला प्रश्न है। तो इससे हमारा बनता है क्या, कोशिका द्रव्य इसमें डाला जाता है। क्या डाला जाता है, कोशिका द्रव्य, ताकि ये आपस में टक्कर ना करे। तो ये आपस में टक्कर ना करे इसके लिए इसमें कोशिका द्रव्य डाला जाता है। और चीज़, कोई अगर आपसे पूछते कि कोशिका का वह कौन सा चीज़ है जो हटा देने से कोशिका की मृत्यु हो सकती है, तो वह है हमारा कोशिका द्रव्य। अगर इसको निकाल देंगे तो कोई एक काम नहीं होगा, इसको निकाल देंगे तो कोई एक काम नहीं होगा, इसको निकाल देंगे तो कोई एक काम नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसमें से कोशिका द्रव्य को ही निकाल दें तो ये सब आपस में लड़ करके क्या हो जाएगा, फूट जाएगा और सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल निभाता है वह इसमें कौन सा निभाता है, कोशिका द्रव्य ही निभाता है। अब इसी तरह से जिस तरह से कोशिका के अंगों को लड़ने से, टूटने फूटने से बचाने के लिए कोशिका द्रव्य भरा जाता है, उसी तरह से इस केंद्रक के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, बहुत सारे हैं, उनको भी लड़ने से बचाने के लिए इसमें एक द्रव्य भरा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। क्या कहते हैं, केंद्रिका द्रव्य। तो ये तो याद ही हो गया, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्र के अंदर केंद्रिका द्रव्य। तो जिस तरह से ये इम्पोर्टेंट है इस सभी अंगों के लिए, उस तरह से केंद्रिका द्रव्य भी इम्पोर्टेंट है केंद्रिका के लिए। तो इसी केंद्रिका द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को, क्या, इसी तरह से कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य को मिला करके क्या बनता है, जीव द्रव्य, जो इस कोशिका को क्या रखता है, जीवित रखता है। इसी को कहते हैं हम लोग जीव द्रव्य। तो आपको जीव द्रव्य तो समझ में आ गया है कि जीव द्रव्य कैसे बनता है। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रिका में केंद्रिका द्रव्य, और दोनों को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो वो बनता है क्या, जीव द्रव्य, जो हमारे कोशिकाओं को जीवन देता है। अगर ये हटा दिए तो कोशिका नष्ट हो सकती है। तो इसको किसने बताया कि जीव द्रव्य इम्पोर्टेंट है, जीव द्रव्य केंद्रिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर बनता है, और ये कोशिका के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है। तो इसको किसने बताया, तो इसको बताए थे पुरकिंजे ने। किसने बताया, पुरकिंजे ने बताया कि इसके लिए जीव द्रव्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जीव द्रव्य कहाँ से आया है ये तो आप लोगों को पता ही हो गया, जीव द्रव्य क्या है। अब देखिए, इसे जीवन का आधार कहते हैं, सही बात है। अगर ये नहीं रहेगा तो कोशिका खत्म, कोशिका नहीं रहेगा तो अंग खत्म, अंग नहीं रहेगा तो सारा शरीर खत्म। तो जीव द्रव्य 80% भाग जल का बना होता है। जीव द्रव्य में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो जल होता है। वो भी जल कितने परसेंट, 80% होता है, ठीक है। अब चलिए, ये तो जीव द्रव्य की कहानी हुई। अब हम चलते हैं बारीकी से समझने इसके एक एक अंग को, ठीक है, और ध्यानपूर्वक आप लोग इसको समझेंगे। एकदम भरोसा रखिए, और भरोसा तो आप लोग पढ़कर ही जान जाएंगे कि नहीं पढ़ने से कितना फ़ायदा है इस चैनल पे, और आप लोग को बहुत अच्छी से बारीकी जानकारी मिलने वाली है। और जब आप इसका सेट लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ, पढ़ने में मज़ा आ गया। तो चलिए हम अब लोग आगे और क्वेश्चन करते हैं। पहले हमारा है कोशिका झिल्ली। अब ये कोशिका झिल्ली क्या है, तो अभी हम लोग कोशिका के अंदर नहीं गए हैं, तो कोशिका को सुरक्षा तो देना होगा ना बाहर से, प्रोटेक्शन। तो इसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक झिल्ली लगाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली होती है। ये कोशिका झिल्ली हमारे जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में, दोनों में रहता है। इसकी प्रोटेक्शन जो सबसे निचली लेयर होती है
वो कोशिका झिल्ली होती है जो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये कोशिका झिल्ली लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। किसकी? लिपिड या प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोटीन भी याद कर लीजिए, परीक्षा में प्रोटीन ही पूछता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। अब आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दे देगा जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, दोनों में, इनमें से कहीं नहीं, तो बोथ, यानी कहाँ? दोनों में पाया जाता है। कौन सा? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा, दोनों में पाया जाता है। अब अगले हम लोग इसके अगला चर्चा करते हैं जो हमारा है कोशिका भित्ति। जो क्या है? कोशिका भित्ति। भित्ति तो आप लोग जानते ही होंगे, भित्ता, जिसको हम लोग भोजपुरी भाषा में भित्ता उत्ता कहते हैं। तो भित्ता मतलब होता है दीवाल। भित्ता मतलब क्या होता है? दीवाल। तो दीवाल का काम क्या है? घर की सेफ्टी देना, घर के अंदर जितने भी वस्तु है उसको सुरक्षा प्रदान करना। अगर दीवार ढह जाएगा तो घर के सामान भी टूट फूट जाएंगे। तो इसकी दीवाल जो सेल वाल है वो हमारे पादप कोशिका में पाए जाते हैं। किस में? पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखिए ना, जंतु कोशिका में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर पे कोशिका झिल्ली तो है ही, और इस शरीर पे हम लोग ऊपर से डाल लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, गंजी पहनते हैं, गंजी के ऊपर कुर्ता पहनते हैं, फिर कोट पहनते हैं, ठंडा के दिन में स्वेटर पहनते हैं। तो ये तो बहुत सारे परत, इसकी सुरक्षा हो गया। वाल तो वाल पे वाल, वाल पे वाल हो गया, तो इसमें इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अब हम लोग सेल वाल जो होता है वो केवल किस कोशिका में पाया जाता है? तो पादप कोशिका में पाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो पादप कोशिका में इसकी क्यों आवश्यकता है? तो देखिए, ये जो हमारे पेड़ हो गए, पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे की जो ये बाहरी परत होती है जिसको हम लोग छाल कहते हैं। क्या कहते हैं? छाल। ऐसे ऐसे रुखड़ा टाइप का होता है, ऐसे ऐसे। तो ये जो होता है यही होता है हमारा क्या? कोशिका भित्ति होता है, जो हमारे अंदर के कोशिकाओं को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। जब हम लोग किसी चीज़ से इसको काटते हैं तो इसकी मजबूती प्रदान यही कराता है। ये ध्यान से देखिए, ये जो हमारा हो गया, ये कौन सा कोशिका है? एकदम बारीकी से, आराम से। ये कौन सी कोशिका है? प्लांट कोशिका नहीं है? हाँ है। कौन सा है? पादप कोशिका है। प्लांट सेल, पादप कोशिका। तो इसी पादप कोशिका को ये सुरक्षा प्रदान करती है। मोटा वाला लेयर दिख रहा है ना, ये मोटा वाला हरा कलर का, यही है। देखिए, इसके नीचे आपको दिखा दे, इसके नीचे देखिए, यहाँ पे येलो कलर का परत है यहाँ पे येलो कलर का। तो ये बाहरी जो परत होगी वो सेल वाल, और ये जो येलो कलर का हो गया ये क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन भी पाया जाता है और सेल वाल भी पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख रहा है कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है जो पेड़ पौधे को सुरक्षा प्रदान करता है, और हम लोग में केवल क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिका के बाहर भी चक्कर लगा लिए। अब हम लोग प्रवेश करते हैं कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट को यानी कोशिकांग को, यानी कोशिका के अंग को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम आपको एक झलक दिखा देते हैं कोशिका को, और फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ऊपर से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता क्या है, ये करता क्या है, इससे हमारे प्रॉफिट क्या है। तो चलिए आइए। तो इन माइटोकॉन्ड्रिया को इंग्लिश में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं सूत्रकणिका। क्या कहते हैं? सूत्रकणिका इसको कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश भाषा जो है माइटोकॉन्ड्रिया है और हिंदी में इसको कहते हैं सूत्रकणिका। अब देखिए, इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन बन रहा है वो परीक्षा में पूछना ही पूछना है, और हमेशा यही सब क्वेश्चन पूछता है।
कहीं और से तो आता ही नहीं है। तो इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। ये तो इसकी खोज के बारे में हो गई। अब देखिए इसकी कार्य क्या है। इस सूत्र कणिका के अंदर आपको इसकी डायग्राम भी दिखा देते हैं, रचना। देखिए ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसकी भीतरी भाग में अंगुली नुमा रचना पाइए, देख रहे हैं सब अंगुली अंगुली जैसा दिखाई देता है, दे रहे हैं ना। इसी उंगली नुमा रचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो कोई पूछेगा क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसका काम है, इसमें एक साइकिल चलता है। साइकिल मतलब ये मत समझिएगा कि जो हम लोग साइकिल चलाते हैं वो साइकिल। इसमें एक साइकिल यानी चक्र चलता है। साइकिल मतलब चक्र, और वो चक्र है क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र चलता है। और ये क्रेब्स चक्र चलने से क्या फ़ायदा होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए एकदम ध्यान लगा करके एकांत अवस्था में आप लोग पढ़िए, दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा। फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बहुत ही आसान है बायोलॉजी। तो इसमें चलता है क्रेब्स चक्र। इस क्रेब्स चक्र चलने से एटीपी निकलता है। क्या निकलता है? एटीपी। कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी निकलते हैं। जब क्रेब्स चक्र चलता है तो कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी निकलते हैं। अब ये 38 एटीपी मिलकर क्या बनाते हैं? तो एक ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ग्लूकोज बनाते हैं। एक ग्लूकोज बनाते हैं। और ये ग्लूकोज क्या बनाता है? तो ये ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। क्या देता है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा से हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। कोई भी काम, चलना, बैठना, खड़ा होना, बोलना, हंसना, रोना, इसमें सब अवस्था में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऊर्जा हमें मिलता कहाँ से है? तो माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया से किस अवस्था से मिलता है? तो उसमें क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके द्वारा हमें एटीपी मिलती है, 38 एटीपी। वो 38 एटीपी ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, और वो ग्लूकोज फिर हमें ऊर्जा देती है, और उसी ऊर्जा से हम लोग काम करते हैं। तो ऊर्जा कहाँ बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहा है। किस चक्र के द्वारा बन रहा है? क्रेब्स चक्र के द्वारा बन रहा है। तो ऊर्जा घर किसको कहेंगे? कहाँ से ये बन रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका की, यानी इसको हम लोग पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति गृह, या कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस मतलब शक्ति गृह। यहीं से हमें शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और उसी ऊर्जा से हमें शक्ति मिलता है, और उसी शक्ति से हम लोग कोई भी कार्य कर पाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये हम लोगों ने केवल रटा था, क्या याद किया था आप लोगों ने? पावर हाउस किसको कहते हैं? पावर हाउस किसको कहते हैं? तो एकदम याद है क्या? हाँ, पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। याद है? मारो माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया किस माध्यम द्वारा हमें ऊर्जा प्रदान करता है ये पता नहीं था, लेकिन बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो चलिए कोई बात नहीं है, जिनको याद होगा वो भी जान गए, और जिनको नहीं याद था वो भी लोग समझ गए। तो चलिए हम लोग ध्यानपूर्वक और पढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ तो आपको याद हो गया कि शरीर के हम लोग अभी कोशिकांग पहला स्टार्ट कर रहे हैं, और पहला में ही हमें एक चीज़ पता चल गया कि इसमें क्रेब्स चक्र चलता है। इसमें कौन सी चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र चलता है। इसकी खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। इसके अंदर की दीवार को जो उंगली नुमा होता है उसे क्रिस्टी कहते हैं। और क्रेब्स चक्र चलता है तो एक ही चीज़ याद रखिएगा कि इस क्रेब्स चक्र में कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछ देता है। कितने एटीपी निकलते हैं? 38 एटीपी निकलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इससे इस एटीपी से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, ठीक। और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा से हम लोग काम करते हैं। ये तो पहला हुआ। अब चलिए हम अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा कोशिकांग है, एक झलक इसका भी हम आपको दिखा देते हैं, तब फिर आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यही है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो इसको पढ़ते हैं। देखिए,
आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं। अंतःप्रद्रव्य जालिका इसको हिंदी में कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसका शॉर्टकट नाम है ER। क्या कहते हैं हम लोग? ER भी बोलते हैं। अब ये कह रहा है, ये ध्यान से पहले पढ़िए, जब इसकी बाहरी सतह पर राइबोसोम के कण उपस्थित रहते हैं तो उसे रूखड़ा कहते हैं, और जब राइबोसोम के कण अनुपस्थित होते हैं तो उसे चिकना कहते हैं। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम इसको समझाते हैं इस चित्र के माध्यम से। देखिएगा पहले, ये देखिए, ये है हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कोशिका के अंदर का सबसे बड़ा अंग है। पहले ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोशिका के अंग में सबसे बड़ा यही है, यानी सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो इसका हिंदी तो नाम अटपटा है, लेकिन इंग्लिश नाम ER या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखिए, इसके जो पार्ट हैं यहाँ दिख रहे हैं आपको, यहाँ 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 आपको बिंदु बिंदु नज़र आ रहा होगा, है ना, बिंदु बिंदु नज़र। तो ये रूखड़ा हो गया, ये क्या हो गया? ये रूखड़ा हो गया, यानी रफ, इसको क्या कहेंगे? रफ। और ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये चिकना हो गया, स्मूथ। ये क्या हो गया? स्मूथ। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे ही रचना होती है। ये रचना है, यही क्या है? ये रचना है, ये नहीं है, ये तो न्यूक्लियर है, केंद्रक। ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक होता है रफ और दूसरा होता है क्या? स्मूथ। तो रफ वाले ये जो रूखड़ा दिखाई आपको दे रहा है ना, तो इस रूखड़ा को हम लोग कहते हैं राइबोसोम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? राइबोसोम। और इसी राइबोसोम से हमें मिलता है क्या? प्रोटीन। ये क्या हमें देता है? प्रोटीन देता है। ये क्या देता है? प्रोटीन देता है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो रुखड़े वाले पार्ट पे बिंदु बिंदु पाए जाते हैं, उसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम हमें प्रोटीन देता है। तो रफ से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्यों मिलता है? क्योंकि उस पर राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए प्रोटीन कौन देता है? राइबोसोम ही तो देता है। और ये हो गया हमारा स्मूथ। स्मूथ भी तो कुछ देता होगा, 100% देता होगा। तो स्मूथ पार्ट हमें क्या देता है वो देखिए। स्मूथ पार्ट हमें देता है वसा। वसा यानी फैट देता है। ये हमें क्या देता है? फैट देता है। चलिए हम इसको पहले साफ कर लेते हैं। ये हमें फैट देता है, ये स्मूथ वाला फैट देता है। और रफ वाला क्या देता है? अभी आपको पता है ना कि रफ वाला हमें प्रोटीन देता है। क्या देता है? प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्यों देता है? क्योंकि इस पे ये राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम हमें प्रोटीन देता है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। और कोशिका का शक्ति गृह किसको कहते हैं? चलिए बताइए जल्दी से। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया को। 100% सही है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये तो आप लोग समझ लिए तस्वीर पे। अब चलिए एक नज़र हम लोग यहाँ भी डाल लेते हैं। वही सब यहाँ पे दिया हुआ है। रफ में प्रोटीन और स्मूथ में वसा का निर्माण होता है। अब जब यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है, ये राइबोसोम है, तो इस राइबोसोम हमारे कोशिका में 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं राइबोसोम? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। अब ये 70S और 80S क्या है? तो जब हम इसको सेडिमेंटेशन करते हैं, तो सेडिमेंटेशन होता है कि मान लीजिए ये पानी है, पानी में जब हम पहले 80S को डालें तो ये वजन में भारी होता है, ये नीचे पेंदी में बैठ गया 80S। और 70S हल्का होता है इसकी अपेक्षा, तो ये ऊपर ही रह जाता है। तो इसे पानी के तलछटों में बैठना को सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो ये हो गया 80S और ये हो गया 70S। तो 70S और 80S कहाँ कहाँ पाया जाता है वो हमें ध्यान देना है। तो देखिए 70S जो होता है हल्का होता है और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? तो देखिए अभी हम आपको बताएंगे कि कभी आप भूलेंगे ही नहीं। और 80S जो होता है वो भारी होता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है।
अब देखिए ये क्या है प्रोकैरियोटिक, क्या है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक वो कोशिकाएं हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती है, नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ये जो कोरोना वायरस है ये हो गया, बहुत सारे ऐसे डिजीज जो होते हैं जो हमारे छोटे छोटे बैक्टीरिया से होते हैं। तो जिनको एक पॉइंट में याद रखिएगा कि जिनको हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं उससे हम लोग प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिसको हम लोग अपनी नंगी आंखों से देख लेते हैं क्लियर, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक। तो अब तो आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आता होगा, जैसे यूकैरियोटिक में हो गया मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, जंगली जानवर, मछली, ये वो बहुत सारे आते हैं जो हम देख पाते हैं। तो उन सभी के कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S पाया जाता है। और जिसको हम नहीं देख पाते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पूछ देगा कि मनुष्य में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, 80S या 70S, तो हम लोग को पता है कि मनुष्य को देख पाते हैं उसको कहते हैं 80S, और जिसको नहीं देखते हैं उसमें कौन सा, 70S। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका कवर करेंगे अगला कोशिकांग, और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को देखिए। पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और ये ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस हमारे साथ आप 1 से 30 मिनट से लेकर के या 50 मिनट तक केवल पर डे हमारे साथ जुड़िए। और इसी 30 से 50 मिनट जुड़ते जुड़ते अगर 1 मंथ या 2 मंथ आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत सारे बायोलॉजी में ज्ञान हो जाएगी, ये हमारा वादा है। और हम आपकी ज्ञान की नॉलेज को बढ़ाने के लिए ये ख़त्म होने के बाद एक टेस्ट लेकर आएंगे। क्या टेस्ट सीरीज लेकर आएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि नहीं हाँ आप कितना पढ़े हैं, कितना जाने हैं, हम परीक्षा में क्या कर सकते हैं, सब आपको पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।